नमस्कार। दूरदर्शन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको प्रदेश भर के उन नगीनों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो कई प्रेरणा स्रोत हैं हमारे लिए, जो समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और युवाओं के लिए प्रेरणा है। आज जिन शख्सियत की मुलाकात हम आपसे करवा रहे हैं वो ओएनजीसी के वरिष्ठ वैज्ञानिक थे जो जमीन के नीचे से तेल निकालते थे। रिटायर हुए और उन्होंने अपना एक रोड मैप बनाया और अपने खेतों में बागवानी की और आज ये उत्तराखंड के जाने माने बागवानों के सूची में हैं। तो उनसे मुलाकात कराते हैं और किस तरह वो इस क्षेत्र में आए, कैसे आगे बढ़े, ये कहानी आपको बताते हैं। जो मुझे लगता है जो रिटायर होते हैं और उसके बाद अपना जीवन की योजना बनाते हैं कि हम आराम करेंगे, घूमेंगे, लेकिन इन्होंने एक नया विज़न दिया है और ये उन लोगों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं जो 60 साल के बाद कहते हैं कि अब हम रिटायर हो गए हैं। एक नया मार्ग इन्होंने किया है। सर नमस्कार। नमस्कार राव जी। नेगी साहब, क्या कमाल कर दिया आपने। रिटायरमेंट के बाद तो लोग तो घर में आराम करते हैं और आपने ज़बरदस्त बागवानी का काम कर रहे, हमने देखा। क्या क्या विज़न था और साइंटिस्ट से और बागवानी की तरफ कैसे आप ये रुझान कैसे आपको आया? रावत साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैं ओएनजीसी में सेवारत था उससे पहले रक्षा मंत्रालय में था वैज्ञानिक और एयरफोर्स के लिए काम करते थे। जब उसके बाद ओएनजीसी में आए, ओएनजीसी में भी अपनी सेवा देने के बाद और उससे 10 साल पहले अक्सर ये सोचा करता था कि 10 साल बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा और मैं अपने जीवन का जो बेस्ट है वो परिवार को और सरकार को दे चुका हूँगा। तो शायद उसके बाद मेरी ज़रूरत ना परिवार को होगी ना सरकार को होगी, पर मेरा जीवन मेरे पास होगा। तो इस जीवन का उपयोग मैं कैसे और कहाँ करूं? तो मन में विचार आया कि चलो ये दोनों जगह मेरी ज़रूरत नहीं होगी, पर उत्तराखंड मेरा इससे थोड़ा बड़ा परिवार है, देखते हैं वहाँ क्या समस्या है। तो पलायन की समस्या मुझे बहुत अंदर से कचोटती थी। जब मैं अपने बच्चों को, बेटा बेटियों को इंडस्ट्रियल हब में, सेलागुई में, हरिद्वार सिडकुल में इधर देखता था और ड्रग पैडलर्स उनको आते ही उनको जो है अपना शिकार बना लेते हैं और उनका जीवन तबाह कर देते हैं। तो मन में विचार आया कि क्या हम ये बच्चे अपने गांव में नहीं रख सकते? क्या इतना कुछ पैसा वो गांव में नहीं कमा सकते जितने यहाँ 5-6 हज़ार के लिए यहाँ भटक रहे हैं? तो हालांकि मेरा विषय दूसरा था, मेरी पढ़ाई भी दूसरी थी। मैं फिज़िक्स में डॉक्टरेट हूँ और सेवा भी जो है वो पूरी तकनीकी दिशा में थी, पर मुझे ये मालूम था कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और हवाई जहाज टेक्नोलॉजी देके हम अपने क्षेत्र का बच्चों को भला नहीं कर सकते, उनको रोक नहीं सकते वहाँ। तो एक विषय था कि मेरे सामने कि हमारे बच्चे हमारे किसान और बागवानों के बच्चे हैं। तो भले ही वो अभी काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको उसमें कुछ इनकम नहीं दिख रही है, लेकिन उनके अंदर बेसिक स्किल जो है वो है। वो बागवानी की, खेती की स्किल, क्योंकि माँ बाप को देखा है उन्होंने, तो स्किल है। तो मुझे लगा कि इसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी से ये काम हो सकता है। बस सिर्फ ये है कि हम अपने बगीचों को हाई वैल्यू और हाई क्वालिटी फ्रूट प्लांट में बदल दें। तो अपने बंजर खेतों को, जिसको अभी बंजर पड़े, जो बंजर खेत है, जो किसी के पुराने, अब 20 रुपये 30 रुपये किलो वाले फल बेच के हम गाँव में नहीं टिक सकते। बिल्कुल। तो अब समय आ गया जब हम हाई वैल्यू और हाई क्वालिटी की तरफ जाएं। तो फिर कुछ ऊपर वाले की ऐसी कृपा रही कि दुनिया के और देशों में भी काम करने का कुछ मौका मिला। तो मुझे मालूम था कि किस देश में कहाँ क्या क्या अच्छे फ्रूट प्लांट है हाई वैल्यू हाई क्वालिटी में। तो वो प्लांट को यहाँ लाने की कोशिश की और ला के उसमें कुछ सफलता भी मिली और ला के उसके मदर ब्लॉक तैयार किए। क्योंकि अगर अच्छे बगीचे लगाने हैं तो हमारे पास सबसे पहले अच्छी नर्सरी होनी चाहिए। अच्छी नर्सरी के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे पास अच्छे मदर ब्लॉक हो। अगर मदर ब्लॉक ही नहीं होंगे, माँ ही नहीं होगी, तो बच्चा कहाँ से पैदा होगा? जिसमें अच्छे पौधे तैयार किया जाए, जिसमें ऐसी नर्सरी होनी हाई क्वालिटी हाई वैल्यू के जो फ्रूट प्लांट है वो उस तरह के पौधे तैयार किए जाएँ। और इस पे ये 10 साल पहले मैंने, हमारा 5 डेज वीक होता था, 2 दिन की छुट्टी होती थी, वो 2 दिन मैंने पूरे इस काम के लिए समर्पित कर दिए। और करते करते जब मैं रिटायर हुआ तो मैं पूरी तरह से इस काम में उत्तराखंड के लिए, जो अपना बड़ा परिवार है, उसके लिए मैंने अपने आप को
एक दिशा में बिठा दिया। मतलब आपने रोड में 10 साल पहले बना लिया था जब हम नौकरी में थे जी। और तब से आपने जो हफ्ते के 2 दिन बचते थे जी। वो अपने खेत तब आपने शुरू कर दिया था और अपने दिमाग बना लिया था कि मैं बागवानी की तरफ जाऊंगा, लोगों को मोटिवेट करूंगा। ये मुझे लगता है ये था, बिल्कुल यही था। और जब रिटायर हुए तो आप फुल स्विंग में इसमें आ गए। बिल्कुल, मुझे लगता है रिटायरमेंट के आपके 3 साल हो गए हैं। 21 में अक्टूबर 2021 में मैं रिटायर हुआ हूँ और आज की तारीख में जितना मैं नौकरी में व्यस्त था उससे शायद 2 गुना 3 गुना व्यस्त हूँ। 3 गुना व्यस्त हैं। और आप, हमने देखा कि आप खुद भी मेहनत करते हैं। हाँ, मैं खुद और भी मुझे काम लगता है कि 25-30 परिवार और भी हैं जो आपके साथ। हाँ, लगभग 35 परिवार हैं 35 परिवार जिनको आप रोजगार दे रहे हैं। जी जी। ये बताइए, इस समय आपने हमने वहाँ देखा कि कई विदेशी प्लांट भी हैं। आपने जापान के जो मैंगो है, जो वहाँ जिसका इंटरनेशनल मार्केट शायद 2 लाख रुपए किलो है, 2-2.5 लाख रुपए किलो है, उसके भी आपने प्लांट यहाँ लाए हैं। किस किस तरह के प्लांट आपने बाहर से मंगवाए हैं जो यहाँ आप पैदा करना चाह रहे हैं? रावत साहब, अगर हम ये पूरा अपना भौगोलिक स्थिति देखते हैं उत्तराखंड का, तो हमें इसको 4 भागों में बांटना पड़ेगा। उसके हिसाब से ये प्लानिंग की गई। जैसे समतल भूमि और थोड़ा सा ये अपर भूमि, मिडिल हाइट, अपर हाइट एंड सुपर हाइट। तो ये चारों भौगोलिक स्थिति की अलग अलग ज़रूरतें हैं, उसके अलग अलग डिमांड है। और हाई वैल्यू हाई क्वालिटी फ्रूट प्लांट में हम देसी और विदेशी 2 भागों में। तो अगर हम बरसात के पौध की बात करते हैं जो बरसात में लगती है, तो आम जो है आज की तारीख में दुनिया में जो सबसे बेस्ट है वो जापानी आम है। मियाजाकी, काकापात, रेड आइवरी, बनाना मैंगो, चंगमेगांव, ये जापानीज है। टॉमी एटकिन, सेंसेशन, ये 2 आम अमेरिकन है। तो इसकी हाई वैल्यू और हाई क्वालिटी दुनिया के बाज़ारों में इसकी बहुत ज़रूरत है, बहुत डिमांड भी है, मांग भी बहुत ज़्यादा है। और इसका जो रेट है, मैं कल का देख रहा था, मियाजाकी का 2,75,000 रुपये प्रति किलो है। 1 किलो? 1 किलो। और काकापात, रेड आइवरी भी अच्छे कीमत वाले हैं। ऐसा नहीं कि विदेशी आम ही अच्छे हैं। हमारे पूसा यूनिवर्सिटी के कुछ आम हैं जो सूर्या है, श्रेष्ठ है, अरुणिमा है, लालिमा है। तो ये आम भी बहुत अच्छे हैं और रंगीन आम है। कोई नीले रंग का है, कोई लाल रंग का है, कोई बैंगनी रंग का है, कोई पीले रंग का है। तो अलग अलग रंग के ये आम है और इसकी दुनिया के बाज़ारों में उसकी भी बहुत ज़रूरत है। लेकिन जो ये महंगे आम है, अमेरिकन, जापानी आम आपने बताया, ये अब तक हिंदुस्तान में क्यों नहीं प्रोड्यूस हो? क्या यहाँ का क्लाइमेट उनको पैदा करने के लायक है या नहीं है? किस तरह का? नहीं, क्लाइमेट बिल्कुल है और वहाँ से भी बेहतरीन क्लाइमेट है हमारा यहाँ का। लेकिन अभी क्या है कि ये जो खोज है कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है मियाजाकी आम की। जापान में ही खोज ये कुछ ही साल पहले हुई है। तो ये प्लांट वहाँ से भारत में लाने में थोड़ा पहले लोगों को जानकारी नहीं थी। अब ये खूब तादाद में आने भी लग गए और यहाँ हमने भी तैयार करने शुरू कर दिए हैं। तो अब ये फ्रूट प्लांट जो है आपको मिल जाएंगे, कहीं से भी आपको मिल जाएंगे। अच्छा, इसी तरह से अगर हम दूसरी चीज़ों में भी जाते हैं, जैसे नींबू है तो, और आंवला है। आंवला NA7, NA9, NA10, नरेंद्र 7, नरेंद्र 9, नरेंद्र 10, कृष्णा और बनारसी, ये हमारे हिंदुस्तानी आंवले हैं। और ये बागवानी उपोषण केंद्र रहमान खेड़ा लखनऊ के हैं, बहुत अच्छा है। इसी तरह से आप बेल देखो, हम बाहर की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड के की एक बेल है काशीपुर, ये उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की, बल्कू सिंह नाम है उस बेल का। क्योंकि वो माली था बल्कू सिंह जिसने उस बेल को तैयार किया है। 10 किलो का एक फल आता है। किस चीज का फल है ये? बेल। अच्छा, आजकल गर्मियों में उसका बहुत जूस पिया जाता है। और वो बेल आप ये देखेंगे कि 10 किलो का एक फल है और 50 रुपए से कम बिकती नहीं है किलो। और तो 500 रुपए का तो जो है वो एक दाना हो गया। तो ये बल्कू सिंह जी थे? हाँ, ये बल्कू सिंह माली थे, उत्तराखंड की ये अपना हॉर्टिकल्चर बागवानी विभाग के थे और उन्होंने इस बेल को तैयार किया था। तो सबसे मैं समझता हूँ कि इसमें जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, दुनिया में क्या चल रहा है। टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम आगे जाते हैं सर्दियों की पौध की तरफ, तो आपके सेव हो गया, आपका परसिमन हो गया और आपका जो है ये अखरोट हो गया। इसकी भी कई तरह की प्रजातियाँ आजकल विकसित हो गई है। ये बताइए, आपने देहरादून के पास ही हुआ, विकास नगर के पास आपका, रुद्रपुर में जो संजीवन नर्सरी, आपने वहाँ सेब पैदा कर दिए और जो बहुत अच्छी फ्रूटिंग भी दे रहे हैं। ये क्या है, किस तरह के? अभी तो लोग समझते सेब सिर्फ हिमालय में होता है, लेकिन आपने बहुत शानदार वहाँ
फ्रूटिंग है, ये क्या है, किस तरह के सेब है, इसमें क्या? रावत साहब, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। अक्सर लोगों के दिमाग में ये बात रहती है, पर मैं कहता हूँ कि ये 17वीं शताब्दी की बात हो गई। अगर हम थोड़ा सा दुनिया से अपने को अलग ना रखें, उनसे जोड़े रहें और जानकारियाँ हासिल करते रहें, पढ़ते रहें, तो हमें पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल डेवलपमेंट दुनिया में चल रहे हैं। और जो सेब की प्रजातियाँ हैं, सेब की प्रजातियाँ भी ऐसी बहुत सारी है जो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली कहीं पे भी पैदा की जा सकती है। ऐसी प्रजातियाँ हैं। और उन प्रजातियों की ये विशेषता है कि जब हमारे हाई अल्टीट्यूड के सेब आते हैं तब मार्केट में फ्लडिंग होती है। आजकल हम कुछ भी करें, बागवानी करें, कृषि करें, हमें उसको इकोनॉमिक्स से जोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, और मार्केटिंग देखना पड़ेगा। अब ये जो सेब आते हैं ये अर्ली वैरायटी के हैं। ये जब पहाड़ों के सेब आते हैं तो उससे 1.5 महीने पहले आते हैं। तो पहाड़ों के सेब 1500 रुपये पेटी बिकेगी, क्योंकि तब फ्लडिंग होती है मार्केट में काफ़ी। और ये 1.5 महीने पहले आ जाते हैं, ये 4000 रुपये की पेटी बिकती है। इसका मतलब सेब मैदान में एंट्री हो गई सेब की। बिल्कुल हो गई। और जो पहाड़ों पे होते थे जो प्रजाति है, अभी देखो मैं आपको बताता हूँ। सेब की बेसिकली अगर हम मोटा उसमें उसको विभाजित करें तो एक तो हो गया ये जो बीजू पौधे पे ग्राफ्ट करते हैं सीडलिंग आधारित, एक होता है क्लोनल रूट आधारित। अब क्लोनल रूट आधारित जो सेब है वो सारे रूट विदेशी है। M9, MM111, P9, B9, ये सारे विदेशों ने दिए हुए रूट स्टॉक है। और बीज बो के पौधा तैयार करते हैं, बीजू पौधा सेब का, वो हम कहीं पे भी कर लेते हैं, तो वो सीडलिंग हो गया। अब ये दोनों तरह के जो रूट स्टॉक है, ये रूट स्टॉक ये समझो कि एक घोड़ा है, और इस घोड़े पे घुड़सवारी कौन करेगा? सेब। राइट। ये रूट स्टॉक जो है घोड़ा हो गया, और इस पे जो ग्राफ्ट होगा वो होगा सुपर चीप, रेड कैप बाल्टोट, जेरोमाइन, रेड ब्लॉक्स, स्कारलेट स्पर2, वेंस। अच्छा, फिर गाला सीरीज के भी बहुत सारे सेब है। ये विदेशी प्रजातियां। हाँ, गेल गाला हो गया, मेमा गाला हो गया, डार्क बैरन गाला हो गया, रेडम गाला हो गया, फैन प्लस गाला हो गया। इस तरह से ये कई तरह की प्रजातियां हैं। अलग अलग विदेशों में अलग अलग कंपनियों तैयार की है, उसके अपने नाम हैं। अब M9, बहुत सारे किसान आते हैं मेरे पास कि M9 सेब दे दो जी। M9 तो कोई सेब नहीं होता, MM, 111 कोई सेब नहीं होता, ये तो रूट स्टॉक है। राइट। लेकिन चूंकि जानकारी नहीं है तो लोग वो रूट स्टॉक के नाम से सेब को जानते हैं, जबकि उसके ऊपर बैठने वाला सेब कोई और सेब वो होता है जिस पे ग्राफ्ट की जो कलम ग्राफ्ट की जाती है, वो होता है सेब। अब M9 क्या है? ये मेलिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड, इन्होंने 17वीं शताब्दी में इसको खोजा। MM111, मेलिंगटन एनी यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड, इन्होंने इसको 18वीं सदी में खोजा। फिर पोलैंड ने P9 सीरीज रूट स्टॉक की उसके बाद खोजी। अच्छा, B9 ये बडिस्टन यूनिवर्सिटी ऑफ सोवियत रूस, इन्होंने जो है वो सीरीज जो है और बाद में खोजी। अच्छा, ये बताइए, आप टेक्निकली बहुत साउंड हो गए आप, मुझे लगता है, और जो फिजिक्स है वो बॉटनी में कन्वर्ट हो गया है। बिल्कुल। ये बताइए कि पहाड़ में अभी तक जो ट्रेडिशनल सेब है वही हो रहा है। हाँ। वो कभी जब आप कह रहे हैं कि फ्लड आता है, हाँ, पूरा सेब एक ही बार आता है, रेट गिर जाते हैं, वैसे पहाड़ी क्षेत्रों में हमें और क्या क्या चीजें करनी चाहिए? अखरोट या किस और क्या होना चाहिए जो सेब का अल्टरनेट बन सके और अच्छा इनकम हो सके? बहुत सही प्रश्न है आपका, क्योंकि और क्या क्या चीज़ें की जा सकती है। मैं अपने अनुभव से क्योंकि चिंतन मनन करता रहता हूँ इस विषय पे और जानकारी हासिल करता रहता हूँ, तो इसमें मुझे लगा कि जो अखरोट है, अखरोट एक बहुत अच्छा विषय हो सकता है किसानों के लिए। सिर्फ उसमें यह है कि उसमें जो उसको कॉमर्शियल वाइबिलिटी है वो 4 साल से पहले नहीं आएगी। इतना प्रोडक्शन होगा उसमें, इतनी पैदावार वो 4 साल बाद ही वो दे पाएगा, जिससे कुछ लोगों के इनकम हो सके। दूसरी बात यह है कि परसिमन एक बहुत अच्छा फल है जो हमें इसमें कंपनसेट कर सकता है। और मैं एक बात आपको कहना चाह रहा हूँ अभी इसके माध्यम से, क्योंकि आपका प्रश्न इतना अच्छा है, कि हमें किसानों को, बागवानों को अब समय आ गया है कि हमें मल्टी क्रॉप पैटर्न को अपनाना पड़ेगा। क्योंकि हम कोई सा भी बगीचा लगाते हैं
वो बगीचा रोज हमसे पैसे मांगेगा, घर में हमारी बीवी बच्चे हमसे पैसे मांगेगी। अगर हमारे पास कैश क्रॉप नहीं है बिल्कुल, तो हम उस बगीचे को ठीक ढंग से नहीं पनपा पाएंगे, नहीं देख रेख कर पाएंगे। तो हमें इसी बगीचे में जो हमारी जगह बचती है, पेड़ों से पेड़ की बीच की भी दूरी, उसको मैं मल्टी क्रॉप में इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके बीच में हम जैसे पपीता है, रेड लेडी पपीता है, एक पौधा 2 कुंटल के लगभग फल देता है। दिल्ली मंडी का रेट 30 रुपये से लेके और वो लगभग ये समझो कि 45 रुपये तक रहता है। तो आप समझिए कि अगर 1-2 कुंटल फल दे रहा है, मतलब 200 किलो, तो एक पौधे ने हमें कितना दे दिया 30 के हिसाब से अगर देखते हैं तो आप लगा लीजिए 60,000 रुपये। अच्छा, और उसके इर्द गिर्द सेब के पौधे वो बढ़ रहे हैं। अब ये पौधा केवल 11 महीने के लिए है, 11 महीने बाद ये खत्म हो जाएगा, आपका खेत खाली हो जाएगा। तो आपको एक ऐसी कैश क्रॉप मिल गई जो आपको 11 महीने में आपको बगीचा सही ढंग से देख रेख करने के लिए और परिवार को सही ढंग से देख रेख करने के लिए आपके पास इतना पैसा आ जाएगा। राइट। इसके बाद ये काली हल्दी है। अभी मैं एक और विषय पे काम कर रहा हूँ, इवारी किंग खरबूजा, ये जापानीज है ये भी, और इसका जब मैं अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मार्केट खोज रहा था तो 15 लाख से 20 लाख रुपए किलो है। 15 लाख से 20 लाख रुपए किलो। ये क्या है? इवारी ओके, किंग खरबूजा। ओके, क्या किस काम आता है? खाने के मेडिसिन के? खाने के काम आता है, मेडिसिनल क्वालिटी भी है, पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी बहुत डिमांड है, बहुत मांग है, और इसका रेट अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 15 से 18 लाख रुपए प्रति किलो चल रहा है। आजकल तो दुनिया बहुत छोटी है, बिल्कुल, गूगल खोलो, बिल्कुल, आप सब आपके पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार का बता देगा कि कहाँ क्या है। तो इस तरह की जो कैश क्रॉप है, आपका अंजीर एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अच्छा, दूसरा इसके बीच में हमारी जो जैसे मैंने अभी एक आम का बगीचा, जो विदेशी सेक्शन है मेरा, उसमें आम के पौधे अभी उतने बड़े नहीं हैं, तो उसके जो बेड है, बेड के ऊपर हमने पपीते लगाए, और उसमें कहीं आम तो कम से कम 20 फुट की दूरी पे लगेगा, तो बीच की जगह में पपीते लगा दिए। और जो उसकी लाइनिंग है, चूंकि इसके ऊपर बहुत सारे फर्टिलाइजर हम दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, गोबर दे रहे हैं, और उसका ड्रिप दोनों तरफ है, और ड्रिप दोनों तरफ है, और वो बह के नालियों में आता है। तो उन नालियों में हमने जो है सेव की पौध लगा, सेव के हमारे मदर ब्लॉक है, बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो हमारा आम हो गया, सेव हो गया, पपीता हो गया, एक ही जगह पे, एक ही खेत में, एक ही खेत में। और उसमें पपीते से पपीते के जो बीच में जब मल्चिंग की हुई है, प्लास्टिक शीट लगी हुई है, तो वो जो जगह खाली है उसमें हमने मटर की फसल ली, बहुत अच्छे मटर हुए कुंटलों के हिसाब से। तो एक खेत में 4 फसल एक ही समय पे ले ली। अब इसके पीछे सोच मेरी क्या थी कि हमारे खेत रोज छोटे हो रहे हैं, एक बाप के 2 बेटे, 2 के 4, 4 के 8, हमारा खेत का जो साइज है 1/8 हो गया। तो खेत का साइज छोटा हो रहा है, उसी छोटे खेत से हमें गुजारा करना है, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उस छोटे खेत से मल्टी क्रॉप 3-4 फसलें एक समय में कैसे लें, एक साथ लें। बिल्कुल, उसके लिए हमें एक तो सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए जो हमारे पौधे हैं, उसका रूट एक्सटेंशन, उसकी जड़ों का फैलाव कितना हो सकता है, और कैश क्रॉप का जड़ों का फैलाव कितना नीचे कितना ऊपर हो सकता है, ताकि आपस में वो। और तीसरी बात, हमें सहयोगी फसलें लगानी है। ये एक बड़ा विषय है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक पौधा दूसरे पौधे को हेल्प करता है, राइट, जैसे एक इंसान दूसरे इंसान को हेल्प करता है, वैसे पौधों की भी कुछ जो है सम प्रवृत्ति के पौधे हैं। सेब के बीच में आप दालें लगाएंगे तो नाइट्रोजन देंगे, वो बहुत सही, पौधों में काम आएगा। दालें क्या करती है, वातावरण से बिल्कुल नाइट्रोजन को अपने अंदर भी लेती है और जमीन में भी पोर करती है। राइट। तो अगर आप दाल बोते हो, दालें कोई सी भी दालें बोते हो बागवान बगीचे के अंदर, तो आपको वो नाइट्रोजन की कमी आपकी भूमि की पूरी कर देती है। बिल्कुल, और आपको फसल भी देगा। फसल तो वो सहयोगी फसल हो गई। बिल्कुल। तो इस तरह की फसलों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और कैश क्रॉप का ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि जो बगीचे में अक्सर हम फेल होते हैं वो इस जगह पे आके होते हैं कि बगीचा 2-3 साल 4 साल हमें उसको देख रेख में जाते हैं, इंतजार न करना पड़े कि आपने सेब लगा दिया, आप 4 साल तक बैठे हो, या अखरोट लगा दिए बैठे हैं, उसके बीच में मल्टी क्रॉपिंग आना चाहिए कि आपको इनकम आती रहे। बिल्कुल, ये एक विषय है।
इस विषय पे विचार करना और काम करना बहुत ज़रूरी है। आपने इस समय आप जरा अपने जो आपका नर्सरी है या बागवानी है उसका जरा हमको ज्योग्राफी समझा दिए, कितनी एरिया में और क्या क्या पौधे हैं और किस तरह का। देखिए, मैं आपको जैसे अगर इसको दो इस तरह से मैं इस पौधों को बांटता हूँ। एक हो गया जो बरसात में लगने वाली पौधे और एक हो गया जो सर्दी में लगने वाली पौधे। तो मैं पहले बरसात वाली पौध लेता हूँ। तो बरसात में लगने वाली पौध अगर फिर मैं इसको दूसरा दो विभाजन करूँगा, देसी और विदेशी। अब जैसे मैंने अभी आपको गिनाया कि मियाजाकी आम, काकापात, रेड आइवरी, बनाना मैंगो, चंगमेगांव मैंगो, टॉमी एटकिंस सेंसेशन, ये विदेशी आम हो गए। सूर्या, श्रेष्ठ, अरुणिमा, लालिमा, पीताम्बर, ये हमारे देशी हो गए। फिर लखनऊ वाली जो वैरायटी है, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, ये रामकेला, ये भी हमारी देसी वैरायटी है। तो वो सबसे पुरानी चल रही है ये लखनऊ वाली। उससे ऊपर आ गई पूसा वाली, उससे ऊपर फिर ये विदेशी आ गई। ये आम का हो गया। अब अगर हम इसमें जामुन में जाते हैं, J37, J42 दुनिया का बेस्ट जामुन है। नींबू में जाते हैं तो आपका जो है कागजी कला और सदाबहार, यूरेका और पाकिस्तानी नींबू। आप बहुत ही हाईटेक बात कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि सबसे ज़्यादा जो स्वरोजगार की संभावना है वो बागवानी में। हमारे इसको जो है कई साइंटिस्ट कहते हैं, आप जैसे लोग करते हैं कि 80% हमारे जो पलायन है उसको रोक सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि आप जैसे जो आप कह रहे हैं उसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। और उत्तराखंड में ट्रेनिंग की अभी उतनी व्यवस्था नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, जितना हिमाचल में। आप नौणी यूनिवर्सिटी देख लीजिए, वहाँ ट्रेनिंग का सेशन चल रहा होता है। क्या आप जैसे लोग आप कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था करेंगे जिसमें कम फीस पे आप गांव वालों को ट्रेनिंग दे सकें, या दे रहे हैं? कुछ ऐसा है प्लान आपका? जी राव जी, ये भी बहुत उचित प्रश्न है आपका। क्योंकि जब हम हाई वैल्यू हाई क्वालिटी की बात करते हैं तो हमारे वो किसान भाई जो बहुत ही ट्रेडिशनल ढंग से मोटे मोटे नाम लेके फलों को जानते हैं, तो हाई वैल्यू हाई क्वालिटी की पौध को देखने के लिए थोड़ा सा ज्ञान भी उसी तरह का होना चाहिए। बिल्कुल। अभी मेरे पास कुछ लोग आए थे, यूनिवर्सिटी के बच्चे आए थे, तो उनका खास तौर पे कीवी और ड्रैगन फ्रूट पे इंटरेस्ट था। तो जैसे ड्रैगन फ्रूट मेरे यहाँ जो है वो ये थाईलैंड ड्रैगन, पीला, लाल और सफ़ेद और पिंक, 4 तरह की वैरायटी है। और कीवी एक तो हमारी जो ये चल रही है नॉर्मल एलिशन, हवार्ड, मोंटी ब्रूनो, और एक रेड कीवी है, गोल्डन कीवी, जिस पे मैं सबसे ज़्यादा काम कर रहा हूँ। हाई वैल्यू हाई क्वालिटी वाली कीवी है। तो उसके ऊपर उन्होंने 3 दिन की ट्रेनिंग मेरे यहाँ। शायद कीवी का बड़ा स्कोप है, बहुत, क्योंकि 80% हम अभी इंपोर्ट करते हैं, शायद 80% है। हाँ, 20% ही पैदा कर रहे हैं। तो ये जो फल है ये नए फल है, और नए फल के लिए नई जानकारी भी चाहिए। तो ट्रेनिंग वाली जो आपने बात कही, तो अब मेरे पास अभी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि एक इंस्टीट्यूट हो या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे मैं ये क्लासें ले सकूँ। लेकिन हाँ, उनको वहाँ फार्म में सब प्रैक्टिकल मतलब प्रयोगात्मक ढंग से उनको पूरा सब बताता हूँ। ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है, कैसे कौन से या जो आपसे प्लांट खरीदते हैं, हाँ, उनको भी आप वो लोग जो इच्छुक लोग हैं, जो चाहते हैं जानना, उनको मैं पूरा वहाँ पे समय देता हूँ। मेरा जो स्टाफ है वो पूरा समय देता है, और उनको कोशिश करते हैं कि वो अपने जो फल पौध ले जा रहे हैं उसको सही ढंग से उगा पाएँ। और एक आपको बताऊं कि मैं, हालांकि इतना समय नहीं है मिलता, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूं, जो फल पौध ले गए तो उसके खेतों में जाके एक बार देखने की कोशिश करता हूं कि क्या है, कैसा है। और मेरी उनसे ये भी रहता है कि अगर कहीं कोई दिक्कत आए तो फ़ोन पे भी वो संपर्क कर सकते हैं। क्या आप ये सजेस्ट नहीं करेंगे, या छोटा राज्य हमारा और बागवानी डिपार्टमेंट है, कि बागवानी को क्या एक सजेस्ट नहीं करेंगे कि वो जो आप जैसे प्रगतिशील बागवान है जिनको नॉलेज भी है, उनके यहाँ एक ट्रेनिंग की व्यवस्था करें? क्योंकि हमारे पास बजट भी ह्यूज बजट है उसका। तो ऐसे मिलके बागवानी और आप जैसे जो प्रगतिशील बागवान है, हर जगह प्रदेश में बहुत काफ़ी लोग हैं, तो उनके यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था ना हो कि वहाँ प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, जिनको आप पैसा भी देते हैं, सब्सिडी का भी देते हैं। जैसे मिशन, बागवानी मिशन है, एप्पल मिशन है, उसके जब लोग पेड़ लगाएं, युवा पेड़ लगाए, तो उसके साथ साथ ट्रेनिंग भी मिले
ताकि वो सक्सेस हो, ऐसा कुछ होना चाहिए। राव जी बहुत सही, ये विषय बहुत ज़रूरी है और इस पे ये सारी चीज़ें होनी भी चाहिए। आप आज की तारीख में, मेरा एक पेपर छपा था हैट करके, HAT, हॉर्टिकल्चर एग्रो टूरिज्म का, जब तक हम एक सामूहिक वो ना बनाए, मॉडल ना बनाए, तब तक विकास की जो गति है वो थोड़ा सा उतनी तेज़ नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए हॉर्टिकल्चर एग्रो और टूरिज्म, आपका बगीचा है, आपके बगीचे में कुछ हट्स बने और वहाँ पे कुछ छोटी मोटी ट्रेनिंग की व्यवस्था भी हो। बिल्कुल। और वहाँ पे, अब ये तो बहुत आगे का विषय होगा लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, वहाँ थोड़ा बहुत छोटा रिसर्च का भी हो, मैं अपने ढंग से अपनी रिसर्च कर सकूँ। अच्छा, खैर मैं अपनी बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कुछ हट्स भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि एक बगीचे का जो एक सुंदर स्वरूप है, वातावरण है, उसका लाभ हमारे टूरिस्ट को मिल सके और वो उत्तराखंड के बारे में और बेहतर जान सके और उनको खाने पीने के लिए वो ताज़ा फल भी मिल सके। अब जब हम सब ये कर रहे हैं तो इसके साथ पशुधन की भी बात आती है, गौ पालन की भी बात आती है, क्योंकि उसके बगैर बगीचे की कल्पना करना बेकार है। आजकल यूरिया और ये सब केमिकल डाल के हम अपनी ज़मीन को ख़राब कर रहे हैं। तो गौमूत्र और गौ गोबर का इस्तेमाल करके हम अपनी खेती को, अपनी फसल को और उपजाऊ ज़मीन तैयार करने में, प्योर दूध, प्योर घी भी मिलेगा। अच्छा, फिर और ये इन सब की ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है। अब ये ट्रेनिंग के लिए सरकार के पास बहुत सारा पैसा होता है, लेकिन शायद अभी तक मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड गवर्नमेंट या और कोई राज्यों में, शायद हिमाचल में YS परमार को छोड़ के और कोई कहीं ऐसा है नहीं जिसमें किसानों को बुला के, जैसे बरसात की पौध है उससे पहले उनको ट्रेनिंग दे दे, सर्दियों की पौध है उससे पहले उनको कुछ दिन की ट्रेनिंग दे दे। अभी हम एक सजेशन था हमारा, बल्कि मेरी अभी जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनसे भी बात हुई है, वो भी इस पे एग्री थे, चीफ मिनिस्टर साहब से बात एग्री थे। क्या हमारे स्कूलों में, हम हमारे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, लोग बाग लड़के डिग्री लेके सड़क में आ जाते हैं शहरों में, स्किल है ही नहीं तो क्या मिले। हमने क्या प्राइमरी लेवल से स्कूलों में कृषि और बागवानी नहीं पढ़ाई जानी चाहिए और उसमें आप जैसे लोगों को उसमें सम्मिलित किया जाए कि आप भी उसमें जाएं जो स्थानीय बागवान है, ऐसा कोई मॉडल हो सकता है क्या? बिल्कुल संभव है राव जी, और होना भी चाहिए। मैं तो फिर पुनः यही कहूँगा, क्योंकि इन पहाड़ों का जो भला है वो बागवानी और कैश क्रॉप एग्रीकल्चर और इसके बगैर नहीं हो सकता। तो बिल्कुल जो आपने कहा है वो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन साथ में जो मुझे महसूस होता है यहाँ पे ये भी होना चाहिए। सपोज हमारे बागवानी विभाग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब फल पौध लगवा रहे हैं, सब जगह बगीचे से चुन रहे हैं और उनको बगीचे लगवा रहे हैं। बागवानी विभाग ने अपना काम कर दिया, मान लो 10 साल में पूरे पहाड़ों को बगीचे में बदल दिया, और कोई भी फल 30% से ज़्यादा ऐसे ही खा नहीं सकते। बिल्कुल, उसका 70% फल जो है बच जाता है जब पूरा प्रोडक्शन पे आएगा। तो मुझे कभी कभी अक्सर महसूस होता है कि हमारा जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, हमारा जो प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है, क्या वो जागरूक है? क्या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को पता है कि हमने जो है इस साल 10 लाख पौधे लगाए हैं तो ये 5 साल बाद फ्रूटिंग में आएंगे, कितने फल आएंगे और उस फल का कहाँ उपयोग होगा? तो ये प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट और आपका जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उन दोनों को अपनी जुराबें खींचनी पड़ेगी, उनको तैयार रहना पड़ेगा कि हम हॉर्टिकल्चर विभाग से सूचना लेनी पड़ेगी। हम सबको, डिपार्टमेंट को, हमको, सबको, आप जैसे लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कंबाइंड रूप से। मुझे लगता है हमारा जो फ्यूचर है वो गोल्डन है, और आप जैसे लोग जो आएंगे तो नेगी साहब आप कभी भी हो तो 2 लाइन जरा जाते जाते, आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। नहीं, वो बात सही है आपकी। 2 लाइन को याद हो तो कभी लिखता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ। शहरों में हाँ, वो एक मेरी कविता है। हाँ। शहरों में रहकर गांव की बात ना किया करो। हाँ। शहरों में रहकर गांव की बात ना किया करो। गांव में है सुख भारी। हाँ। थोड़ा तुम भी जाकर जिया करो। वाह, गांव में सुख भारी, थोड़ा जाकर जिया करो। नमस्कार, आज इतना ही। अगली बार फिर ऐसी किसी और शख्स से आपकी मुलाकात करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।